Hello dear students, very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated session of Patho and the Pharma integration. So in our previous class, we had already discussed about the how to study the pathology, how to study the pharmacology, what is the pathology, what is the pharmacology, this all the basic concept. अब हम ये देखने जा रहे हैं कि हमारा जो मैक्सिमम पैथो और फार्मा है वो किस तरीके से बना हुआ है, कैसे हमें इसको प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है, which subject is first and then which subject is second in number. Okay, so try to understand. जब हम किसी बीमारी को ट्रीट करते हैं, उसके लिए दवाइयां देते हैं, तो पहले उस बीमारी को समझना जरूरी है. जब हम उस बीमारी को समझेंगे तभी तो हम उसकी दवाई बना पाएंगे, और बीमारी को समझने के लिए पैथोलॉजी को पढ़ना जरूरी है. सो फर्स्ट सब्जेक्ट इज अवर पैथोलॉजी. व्हाट यू टू रिमेंबर, आपने जैसे ही नॉर्मल चीजों को पढ़ा, नॉर्मल मीन्स यू कैन से एनाट, फिजियो, बायोकेम. अब इसके बाद हम इस लायक होते हैं कि एब नॉर्मल को हम समझ सकें. एब नॉर्मल दैट इज पैथोलॉजी, यू कैन से स्टडी ऑफ द डिसीज. ओके, हम पहले ही देख चुके हैं. पैथो मीन्स डिसीज, लॉगस मीन्स स्टडी. सो दिस इज अवर, yes, in our previous class we had seen patho means disease and logos means study. So study of the disease, this was known as the pathology. अब जब हम पैथोलॉजी को समझ जाएंगे तब उस बेसिस में आफ्टर स्टडिंग द डिसीज वी विल बी एबल टू क्रिएट drug. And remember, the proper study of drug, that is our pharmacology. Pharmaco means drug and logy means logos. Logos means study. So drug study, you can say that is a pharmacology. Okay, now try to understand. एक एक करके ये समझ में आ गया कि पहले हमें पैथोलॉजी को ध्यान देना है, और जब पैथोलॉजी समझ में आ जाएगी तब आपका फार्मेकोलॉजी क्लियर होगा. हर बीमारी की पहले पैथोजेनेसिस आपको समझनी पड़ेगी, तभी आप उसके फार्मेकोलॉजी को प्रॉपर हैंडल कर पाएंगे, प्रॉपर समझ पाएंगे. गेटिंग द पॉइंट. और अगर आपका पैथोफार्मा स्ट्रांग होगा तब आपका मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्स गायनी, पीडिया, इवन कई सारे सब्जेक्ट जैसे कि स्थिन, एनेस्थेशिया, रेडियो, साइकी, ऑर्थो, ये सारे शॉर्ट सब्जेक्ट यानी कि जो भी क्लिनिकल सब्जेक्ट है, इवन योर ईएनटी ऑप्थेल्मोलॉजी, वो भी पैथोलॉजी में आपको देखने के लिए मिलेगी. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि जिस तरीके से एनाटॉमी एक सेंट्रल रोल प्ले कर रहा था, इसी तरीके से आपका पैथोलॉजी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. गेटिंग द पॉइंट. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब हमें ये क्लियर हो गया कि पैथोलॉजी हमें फोकस करना पड़ेगा. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट चैप्टर्स यू विल सी इन आवर पैथोलॉजी. वी कैन डिवाइड दिस पैथोलॉजी अंडर द टू कैटेगरी. एक जनरल पैथोलॉजी और दूसरा हमें देखना है सिस्टेमिक पैथोलॉजी, जस्ट लाइक द जनरल एनाटॉमी एंड द ग्रॉस एनाटॉमी पार्ट. ओके, तो जनरल पैथोलॉजी में हम कुछ बेसिक चीजें देखेंगे जिसके ऊपर सिस्टेमिक पैथोलॉजी बिल्ड होगा. यस, सिस्टेमिक पैथोलॉजी, सिस्टम वाइज पैथोलॉजी, सिस्टम वाइज स्टडी ऑफ द डिसीज. तो सिस्टम वाइज कौन कौन सी चीजें हम पढ़ेंगे? यस, वी विल सी वन बाय वन अवर ब्लड वेसल. ब्लड वेसल की बीमारियां और उनसे रिलेटेड जितनी भी डिस्क्रिप्शन है वो हम देखेंगे. और ब्लड वेसल पढ़ने के बाद हम हार्ट डिसीजेस पढ़ेंगे. फिर इसके बाद हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग के बारे में पढ़ेंगे. इसी तरीके से जीआईटी, जीआईटी में ही हम इंक्लूड करते हैं लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज सिस्टम. और इसी तरीके से हम पढ़ेंगे मेल, फीमेल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसी तरीके से हम देखेंगे सेंट्रल नर्व सिस्टम डिसीजेस. वी विल सी अवर
एंडोक्राइन डिसीजेस, इसी तरीके से जितने भी ईएनटी की डिसीजेस हैं, ईएनटी ईयर नोज थ्रोट, इनकी बीमारियां, इसी तरीके से आई की बीमारियां, इसी तरीके से यस बोन्स एंड इवन वी विल ऑब्जर्व रिगार्डिंग द अवर डिसीज ऑफ द स्किन। तो इस तरीके से हर सिस्टम की डिसीजेस को हम पढ़ेंगे। डर लगेगा, अरे बाप रे इतने सारी चीजें हमको पढ़नी है, देखनी है, कई सारी बीमारियां आएंगी, लेकिन एक मैं आपको ट्रिकी वे बता रहा हूं, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। मैक्सिमम ऑफ दिस डिसीजेस दे विल बी आइदर इन्फ्लामेशन। हम जितनी भी बीमारियां पढ़ेंगे, इनमें से 50% बीमारियां जो रहेगी उन ऑर्गन्स की बीमारियों, यस उन ऑर्गन्स का इन्फ्लामेशन रहेगी। और ये इन्फ्लामेशन कुछ नहीं है, ये है हमारा सिंपल सा आइटिस। ओके, और इसी तरीके से लगभग 30% आप जो भी ऑर्गन पढ़ें, उनमें जो डिसीज आपको मिलेगी वो रहेगा आपका ट्यूमर, जिसको हम बेटर वे में नियोप्लाज्म या नियोप्लेजिया चैप्टर कहेंगे। यस, कहने का मतलब पैथोलॉजी में 50% इंफ्लामेशन आपको देखना है, 30% लगभग जो है वो ट्यूमर है, बचे 20% वो कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल टॉपिक्स हुए। व्हाट आई वांट टू टेल यू, हम धीरे धीरे अब अपने सब्जेक्ट के अंदर घुसते चले जा रहे हैं। यस, पैथोलॉजी, two things you have to observe. Yes, 50% is inflammation and 30% is cancer, that is the neoplasia chapter. ओके, और बच गया आपका कौन 20%, ये कुछ खास बीमारियां रहेंगी जो हर ऑर्गन के लिए, हर सिस्टम के लिए वेरी करता है। सो दिस इज द अवर कंसाइज वे। फाइन, तो कहने का मतलब अगर हमने इन्फ्लामेशन को समझा तो 50% पैथोलॉजी आपकी कंप्लीट। अगर आपने नियोप्लेजिया को समझा तो 30% आपका जो पैथोलॉजी है वो कंप्लीट, और बाकी 20% देखेंगे, जैसे जैसे चैप्टर आएगा वैसा वैसा हम उसको डील करते हुए चलेंगे। गेटिंग द पॉइंट? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस, इन्फ्लामेशन, कभी भी अगर इन्फ्लामेशन आता है तो इसका मतलब क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस, इन फ्लैम, दिस इज मेड बाय द वन वर्ड इनफ्लैम। यस, इससे आपको पता चलता है ये बर्निंग से रिलेटेड है। फाइन, सबसे पहले इमेज में मैंने टॉम एंड जेरी, एक बहुत ही फेमस हमारा कार्टून कैरेक्टर है, कॉमिक्स कैरेक्टर है, इसका पिक लिया, और आपने देखा है कि कभी भी चोट लग जाती है तो उंगली इस तरीके से फूल जाती है, ऐसा कॉमन सीन दिखाया जाता है। तो ये इन्फ्लेमेशन है क्या? इन अ वेरी इजियर वे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, whenever there is any kind of the injury, चाहे वो फिजिकल, केमिकल, रेडिएशन, कोई भी इंजुरी हो तो क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। सी हियर, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ इंजुरी, जैसे ही चोट लगा, ओके, तो अब क्या क्या चीजें होंगी? ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे ही चोट लगा, वहां पर ब्लड वेसल्स जो रहते हैं चोट लगने के कारण थोड़े समय के लिए कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, फिर इमीडिएटली वो क्या होते हैं? रिलैक्स होने चालू हो जाते हैं। ओके, सो ड्यू टू द इंजुरी देयर इज द वेसो डायलिटेशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस सर, देयर इज द वेसो डायलिटेशन। ब्लड वेसल्स जो हैं वो नैरो थे, चोट लगी और उसका डायमीटर बढ़ गया, पहले ब्लड कम था तो अब ब्लड क्या होगा? यस, आई एम मेकिंग अनम्यूट टू ऑल ऑफ यू so that you can participate actively in our different kind of the discussion. Okay, so you can make unmute yourself. Okay, तो बेटा ये चीज क्लियर है क्या कि चोट लगी तो ब्लड वेसल जो है डायलेट हो गया, डायलेट हुआ तो ब्लड सप्लाई क्या हुई? कैन यू टेल मी, बढ़ेगी या कम होगी? यस, इंक्रीज ब्लड सप्लाई। एग्री? फाइन, hope you all are having the clear audio video from my side. okay, तो बेटा ब्लड सप्लाई बढ़ गई। अब आप खुद सोचिए, अगर उंगली में चोट लगी, ब्लड सप्लाई बढ़ गई, तो अब इसका रंग ज्यादा लाल होगा कि कम लाल होगा? टेल मी। यस, ड्यू टू द इंक्रीज ब्लड सप्लाई। यस, करेक्ट बेटा, वेरी नाइस। सो इंक्रीज
रेडनेस। ओके, सो दिस इज द पॉइंट। अब समझने की कोशिश कीजिए, हमारे मेडिकल सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इफेक्ट रहा है ग्रीक लैंग्वेज का, लैटिन लैंग्वेज का। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस रेडनेस इज ऑल्सो नोन एज, रेडनेस मीन्स रूबोर। एमसीक्यू, आपको पता है रूबी नाम का एक पत्थर होता है, ओके? तो वो रूबी क्या है? लाल कलर का दिखता है। सो रिमेंबर, जब भी चोट लगती है तो जहां पर चोट लगी वो लाल लाल तो होगा ही होगा। क्यों वो लाल लाल होगा? टेल मी द आंसर। ड्यू टू द वेसोडाइलेशन, इंक्रीज ब्लड सप्लाई। एग्री? फाइन। आगे बेटा समझो, अब अगर मान लो ब्लड सप्लाई बढ़ी तो उस ऑर्गन में, सी हियर, ब्लड सप्लाई बढ़ी, खूब ज्यादा ब्लड एक्यूमुलेट हुआ, तो अगर मान लो यहां पर ब्लड एक्यूमुलेट हुआ तो प्रेशर बढ़ा कि कम हुआ? टेल मी। करेक्ट बेटा, प्रेशर यहां इंक्रीज होगा। अब प्रेशर अगर इंक्रीज हो तो यहां से फिल्ट्रेशन बढ़ेगा कि कम होगा? यस, बिल्कुल। आप फिजियोलॉजी पढ़ के आए हुए हैं, कभी भी अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ने के कारण फ्लूइड का फिल्ट्रेशन बाहर बढ़ जाएगा। सो ऑन अराउंड नियर बाई एरिया यू विल सी इंक्रीज एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड, इंक्रीज फ्लूइड एक्यूमुलेशन। एग्री एवरीवन? और अगर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुआ, जहां पर चोट लगी है वहां पर ब्लड सप्लाई बढ़ी, इस कारण वो एरिया लाल लाल दिखने लग गया। अब वहां पर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ और फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने के कारण ये पार्ट जो है वो स्वेलिंग हो जाएगा, swollen। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस पर्टिकुलर पार्ट विल गेट स्वेलिंग। दिस स्वेलिंग इज मेकिंग अ मास, और इस मास को बेटा हम क्या बोलते हैं ग्रीक लैटिन लैंग्वेज में? ट्यूमर। ओके, रूबोर ट्यूमर। गॉट द पॉइंट? एग्री? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब भी इंजुरी लगती है तो वहां पर कई सारे केमिकल मीडिएटर रिलीज होते हैं। अब इनमें से एक है बेटा आपका प्रोस्टाग्लैंडिन। साथ में आप और भी कुछ चीजें इंक्लूड कर सकते हो, लाइक सब्सटेंस पी। ओके, यस, बहुत सारे हैं, हम देखेंगे, लेकिन अभी ये दो याद होते हैं क्या? आप फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन, आप हमारे फिजियोलॉजी की वीडियो में जाइए, पी फॉर प्रोस्टाग्लैंडिन, यस, एंड पी फॉर सब्सटेंस पी। सो यू कैन रिमेंबर इजिली कि ये पी जो है वो सेंसरी नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट करता है। दे विल इरिटेट आवर फ्री नर्व एंडिंग्स, इनको इरिटेट कर रहा है, और इनको इरिटेट करके बेटा क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा इंपल्स ब्रेन में भेजेगा, और ब्रेन जो है उससे पेन फील करता है। सो दीज केमिकल मीडिएटर दे आर कॉजिंग द पेन, और पेन को हम ग्रीक लैटिन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? डोलोर। आर यू गेटिंग? अगला क्वेश्चन, यस, you can catch the point rubor, you can catch the point tumor, you can catch the point dolor। डोलर मीन्स पेन, आप याद कर सकते हैं, डोलर से डॉलर, डॉलर से पैसा, और एक बहुत ही फेमस गाना आया हुआ था, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तुम मरती है। ओके, पैसे से क्या होता है? दर्द होता है, पैसे से आदमी मर जाता है। पैसा मीन्स, यस यू कैन रिमेंबर पेन, पेन मीन्स डॉलर, यू कैन रिमेंबर, ओके, डोलर। फाइन। अब इसके बाद समझने की कोशिश कीजिए कि रूबोर हो गया, ट्यूमर हो गया, डोलर हो गया। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मान लो इंजुरी हुई तो इंजुरी के कारण आपने देखा कि वेसोडाइलेटेशन हुआ और ब्लड सप्लाई बढ़ गई। फाइन। डू रिमेंबर इन फिजियोलॉजी वी आर स्टडिंग दैट ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेम्परेचर रेगुलेशन। ब्लड का एक फंक्शन क्या है? यस, ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेम्परेचर रेगुलेशन बाय ब्लड। एग्री? आप मुझको एक चीज बताइए, अगर ब्लड सप्लाई बढ़ गई तो उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा बेटा, उस पर्टिकुलर एरिया में जब इंफ्लेमेशन हुआ तो आप देखेंगे इंक्रीज टेम्परेचर इससे। फाइन। तो बेटा उस एरिया में क्या हो गया? टेम्परेचर बढ़ गया, और टेम्परेचर को हम कैलोरी कहते हैं क्या? तो इसलिए जो वर्ड है वो है आपका कैलोर। आर यू गेटिंग? सो दिस इज द कैलोर। So in this way, you can describe any case of the inflammation.
इट इज हैविंग द 4 कार्डिनल साइन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जब भी इंफ्लेमेशन हो। व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक कार्डिनल साइंस? यू कैन रिमेंबर, बोलो बेटा। रूबोर, देन ट्यूमर, देन डोलोर, देन कैलोर। तो ये आपके बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन। अगला, दीज आर द 4 कार्डिनल साइंस, दीज वी आर गिवन बाय हुम? किस पैथोलॉजिस्ट ने दिया था? तो आप याद रखेंगे, सेल्सस नाम का एक पैथोलॉजिस्ट था, उसने ये टर्मिनोलॉजी दी थी। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है 5th कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। ओके, एनीबडी कैन यू टेल मी 5वां साइन क्या है? दैट इज अवर, यस, फंक्शो लीसा। ओके, ये कुछ और नहीं है, लॉस ऑफ फंक्शन है। क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो 5th साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, इसको किसने एड किया था? एनीबडी? रुडोल्फ विर्चो। तो रुडोल्फ विर्चो ने एड किया था। अगला क्वेश्चन, ही इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी। तो बेटा ये आपका एक और क्वेश्चन। कैन यू सी, हम बहुत सारे INI-CET नेक्स्ट अलग अलग MCQs, USMLE प्लेब, इनको भी इंक्लूड करते हुए चल रहे हैं। सो रिमेंबर, द फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी इज रुडोल्फ विर्चो। ये रुडोल्फ विर्चो हम अलग अलग जगह पढ़ेंगे। यस, एक तो आपने देखा फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी, इसी तरीके से आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, yes, left supraclavicular lymph node, enlarged left supraclavicular lymph node in case of stomach carcinoma known as the Virchow's lymph node. So we will see the Virchow's lymph node again, और इसी तरीके से हम पढ़ेंगे Virchow's triad, यानी कि ये जो विर्चो था बहुत फेमस था, इसने कई सारे कंट्रीब्यूशन दिए पैथोलॉजी में, इसीलिए तो उसको हम फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी कहते हैं। तो अब समझ जाइए कि कभी भी अगर मान लो इन्फ्लेमेशन आया तो उस ऑर्गन में रूबोर, ट्यूमर, डोलोर, केलोर, फंक्शो लीसा तो मिलेगा ही मिलेगा। गेटिंग द पॉइंट? सो दीज आर द 4 कार्डिनल साइन। और याद रखेंगे कि इन्फ्लेमेशन को हम आइटिस सफिक्स से शो करते हैं। ओके, so itis word, it is showing the our inflammation. Fine, itis means inflammation. अब समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है सर, इन्फ्लामेशन मींस रूबोर, ट्यूमर, डोलोर, केलोर, फंक्शो लीसा, ये अब हमने एक ट्रिक बना लिया। ओके फाइन, रूबोर, ट्यूमर, डोलोर, केलोर, फंक्शो लीसा, दैट इज द इन्फ्लामेशन। और कभी भी इन्फ्लामेशन रहेगा तो आप देखेंगे आइटिस सफिक्स इज यूज्ड। अब हम हर चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? सी हियर, वी विल सी appendicitis, we will see cholecystitis, we will observe meningitis, we will observe like orchitis, oophouritis, we will see the pleuritis, we will observe pericarditis। अब कहीं पर भी अगर मान लो आइटिस 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 लगा तो इसका क्या मतलब है? यस, इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन, और हर उस जगह में रूबोर, ट्यूमर, डोलोर, केलोर, फंक्शो लीसा मिलेगा ही मिलेगा। मतलब वो एरिया रेड हो जाएगी, वो एरिया स्वेलिंग हो जाएगी, उस पर्टिकुलर एरिया में दर्द जरूर होगा, वहां पर इंक्रीज टेम्परेचर हो जाएगा, इवन यू कैन से फीवर हो जाएगा, और वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। गेटिंग द पॉइंट? तो ये अब आपका ट्रिक बन गया। पूरी पैथोलॉजी में आपको ये चीजें बार बार आएंगी। अपेंडिसाइटिस हुआ, अपेंडिक्स रेड हो जाएगा, अपेंडिक्स सोलन हो जाएगा, अपेंडिक्स में पेनफुल कंडीशन हो जाएगी, वहां पर आप देखेंगे कि इंक्रीज टेम्परेचर होगा, इवन यू विल सी पेशेंट विल फील द फीवर, और उस पर्टिकुलर पार्ट का फंक्शन जो है
लॉस हो जाएगा। चाहे मेनिंजाइटिस की बात करोगे, मेनिंजस विल गेट रेडनेस, swollen, that will be the painful, you will get, there is the our chance of the increased temperature and there is a function loss. Okay, so this is about our today's short and sweet discussion. Now we are starting our live doubt discussion session, and then we will continue this part in our upcoming session. Thank you very much. God bless you all.